साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों जैसा आप लोग बखूबी जानते ही हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से नए नए कंटेंटों के द्वारा जैविक खेती पर चर्चाएँ करते रहते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं खेती को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या जो हर किसान की वो एक समस्या आज बन चुकी है। मैं समझता हूँ कोई भी किसान ऐसा अछूता नहीं है जो कि वो इस समस्या से ग्रसित ना हो, और समस्या दिन पर दिन कम होने के बजाय विकराल रूप लेती चली जा रही है और कई सारी परेशानियों का सामना भी हमें वहाँ करना पड़ रहा है। तो समस्या क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्यों पैदा हो रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं, और क्यों ये हमने पैदा खुद करी है समस्या या ऑटोमेटिकली पैदा हुई है। सबसे बड़ी बात तो उसकी यहाँ आ जाती है, बेस उसका ये है। तो समस्या हमारी सबसे बड़ी ये है कि दिन प्रतिदिन हम अपनी ज़मीन में, हम अपनी फसल के अंदर चाहते हैं कि अच्छा पैदावार हमको मिले, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल हम ले सकें, और उस काम के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए हम दिन प्रतिदिन जो लागत है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन उन फर्टिलाइज़र्स को बढ़ाने के बावजूद भी हमारा जो उत्पादन है, हमारी जो पैदावार है वो गिर रही है नीचे की तरफ, और साथ ही साथ जो क्रॉप की जो क्वालिटी है वो भी कम हो रही है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? जब हम फर्टिलाइज़र बढ़ा रहे हैं तो हमारी पैदावार बढ़नी चाहिए, जबकि हो रहा है बिल्कुल विपरीत। प्रति वर्ष हम देखते चले जा रहे हैं कि हमारी जो लागत है, हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बढ़ता चला जा रहा है और पैदावार हमारी गिरती चली जा रही है। कारण क्या है उसका, ये समझ नहीं आ रहा। और जितनी भी केमिकल कंपनियां हैं या जितने भी केमिकल बेचने वाले लोग हैं वो मूल समस्या को आपको कभी नहीं बताएंगे। वो सिर्फ आपसे नए नए फर्टिलाइज़र्स आपको देंगे, आपके खेत में डलवाएंगे और दिन प्रतिदिन उनकी मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे। शुरुआत वो 10 किलो 5 किलो प्रति एकड़ से करेंगे और आगे चल कर के वो धीरे धीरे 50 किलो एकड़ तक भी पहुंच जाएगी, जो यूरिया और डीएपी के साथ में हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो यूरिया और डीएपी की जो मात्रा डाली जाती थी, जैसा हम बुज़ुर्गों के द्वारा सुनते चले आ रहे हैं कि वो बहुत कम मात्रा इस्तेमाल की जाती थी किलो के हिसाब से, लेकिन आज वो सैकड़ों किलो में पहुंचती चली जा रही है एकड़ में। लेकिन पैदावार हमारी थोड़ी सी बढ़ी, बीच में बढ़ी दिखाई दी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि जितनी पैदावार नहीं बढ़ती उससे ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई? सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है, और क्यों उत्पन्न हुई? तो जो हमने दिन प्रतिदिन जो फर्टिलाइज़र्स की मात्रा को बढ़ाया, उसकी बढ़ाने पे तो हमने ध्यान दिया, लेकिन दूसरी साइड हमने ये नहीं देखा कि हम कितना नुकसान अपनी ज़मीन में कर रहे हैं। हमारे जो ज़मीन के अंदर कार्बनिक मैटर जो था, कार्बनिक पदार्थ जो थे, जैविक कार्बन जो था, वो उन फर्टिलाइज़र्स को डालने से वो घटता चला गया, जो मुख्य स्रोत हमारी ज़मीन का है, जहाँ से हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, जहाँ से ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जहाँ से उत्पादन की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला हम अनाज पैदा कर सकते हैं, उस चीज़ को हम, और जो प्राकृतिक है उस चीज़ को हम घटाते चले गए। सिर्फ एक आर्टिफिशियल जो रासायनिक खाद है उसके कारण धीरे धीरे डालना शुरू किया, उसका असर हमारे जैविक कार्बन पर हुआ और वो घटता चला गया। आज स्थिति वो हो गई है कि जैविक कार्बन ना के बराबर हमारी ज़मीन में रह गया है। जो औसत
होना चाहिए उससे भी बहुत कम, जो कम से कम होना चाहिए उससे भी कम नीचे चला जा रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जो चीज़ें हमको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए उन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं, और जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारी जो जैविक कार्बन है वो मुख्य स्रोत है हमारी ज़मीन का। जो हमारी ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स जो हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, जिनसे हमारा पौधा जिंदा रहता है, जिनसे हमारा पौधा ग्रोथ करता है और हमें उच्च गुणवत्ता की उत्पादन मिलता है, वही चीज़ ख़त्म हम लोग कर रहे हैं और स्वयं से कर रहे हैं। सिर्फ एक लालच में, क्योंकि हमें लालच ये दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में कि पैदावार बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन सिर्फ और कुछ नहीं है। जैसे बॉडी में स्टेरॉइड देने से एक क्षणिक मात्र के लिए लगता है कि बहुत ज़्यादा चमत्कार हो गया, वो स्टेरॉइड का काम करती है, लेकिन अंदर से वो खोखला कर देती है। तो वही काम हमारी ज़मीन के अंदर हुआ है। अंदर से हमारी ज़मीन को पूरी तरह खोखला कर दिया गया है। जो जैविक कार्बन हमारे जो जीवाश्म हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको ऊर्जा देने का काम जैविक कार्बन करता है। और आप जानते ही हैं कि माइक्रोब्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जब उनको एनर्जी मिलती रहेगी तो वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, और जब हमारा जैविक कार्बन ही ख़त्म होता चला जा रहा है तो माइक्रोब्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और जब माइक्रोब्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो माइक्रोब्स का मल्टीप्लिकेशन गुणन जो है वो भी होना स्वाभाविक नहीं है। मेन कारण ये होता है। जैविक कार्बन कम होता चला जा रहा है, उसी का कारण है वाटर लेवल कम होता चला जा रहा है। उसी का कारण है कि हम जो ज़मीन में जो पानी देते हैं, जो लेयर डीएपी और यूरिया ने हमारी ज़मीन में 6 इंच नीचे जो लेयर बिछा दी है, जो एक लेंटर डाल दिया है, उस कारण से हमारा जो पानी ज़मीन के नीचे जाना चाहिए वो नीचे न जा कर के वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर चला जाता है। कितने सारे नुकसान होते हैं। उससे हमारा वाटर लेवल भी कम होने लगा, ज़मीन में नमी कम होने लगी, और ये मुख्य कारण सिर्फ जैविक कार्बन का है। जब जैविक कार्बन हमारा उचित मात्रा में ज़मीन में होगा तो हमारी ज़मीन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। जो ज़मीन के अंदर फसल में जो हम पानी भेजते हैं, जो बारिश का पानी आता है, वो ज़मीन के अंदर जाएगा, उससे वाटर लेवल भी बढ़ेगा और ज़मीन में नमी बनी रहेगी। आप देखते चले आ रहे होंगे कि किसी पुराने समय में आप बुज़ुर्गों से पता करें जो नए साथी हैं, गेहूं की फसल 3 या 4 पानी में वो पका लेते थे, 6, 7 और 8 पानी तक लग रहे हैं। कारण सिर्फ जैविक कार्बन का कम होना। और उसका मैं उदाहरण वीडियो के बीच में आपको दे देना चाहता हूं। जिस समय मैं जैविक खेती से पहले रासायनिक खेती किया करता था, मैं भी 6 और 7 पानी गेहूं की फसल में देता था, लेकिन तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं माननीय श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी का, जो मुझे इस क्षेत्र की तरफ लेकर के आए और जैविक खेती की करना सिखाया अपने मार्गदर्शन में। और आज स्थिति यह है कि सिर्फ 4 या मैक्सिमम 5 पानी में मेरा गेहूं पक जाता है। रियर केस में 5 लगते हैं। कारण जैविक कार्बन बढ़ गया। आज की स्थिति में हर किसान सिर्फ यूरिया, डीएपी, पोटास, ये वो उस पर निर्भर रहकर रह गया है। थोड़ा सा कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग जैविक कार्बन की तरफ काम कर लें तो धीरे धीरे इन फर्टिलाइजर्स हमारे ऑटोमेटिकली देखिए आपका कम होना शुरू हो जाएंगे, उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो गुणवत्ता आज हम फसल की ले रहे हैं उससे कई गुना गुणवत्ता की अच्छी फसल हमको प्राप्त होगी। जो औसत जैविक कार्बन हमारी ज़मीन का होना चाहिए था 0.75, और कम से कम अगर इतना भी नहीं है तो कम से कम 0.5 तो हो ही हो।
कहीं भी हम अपना भी लैब रिपोर्ट कराने, किसी भी चीज़ का हम लोग डॉक्टर अगर कराता है तो उसमें अपर लेवल और मिनिमम दोनों देखे जाते हैं। अगर मिनिमम से भी नीचे कोई चीज़ है तो वो गलत है, खतरनाक है। इसीलिए और आज की डेट में अगर हम जैविक कार्बन देखते हैं तो मात्र लगभग 3% रह गया है और कहीं कहीं तो उससे भी कम है, 2 और 1 पर आ गया है। अब ये काफ़ी साथी जो समझदार हैं उनको जानकारी होगी 3%, 5% और 0.75% का क्या रेशियो है। जो हमारे नए साथी हैं, जो हमसे अभी नए नए जुड़े हैं या नए नए खेती में स्टार्टअप उन्होंने किया है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये 0.3 का मतलब सीधे सीधे होता है 300 ग्राम कार्बन। अब 300 ग्राम कार्बन कितनी मिट्टी में, माने जब हम इसका लैब टेस्ट कराते हैं तो 100 किलो मिट्टी के अंदर हमारा 750 ग्राम कार्बन होना चाहिए। ये औसत मान इसका माना जाता है। अगर इतना भी नहीं है तो 100 किलो मिट्टी के अंदर 500 ग्राम तो होना ही चाहिए। लेकिन आज की स्थिति बहुत नीचे आ गई है, 3 और 3 से भी नीचे। बहुत सारी लैब रिपोर्ट्स ज़मीन की किसान साथी हमें भेजते हैं और वहाँ देखते भी हम कि 3 रहता है, 3 से नीचे भी है। कई बार तो 1 और 2 तक हम लोग को देखने को मिला है। तो जहाँ जैविक कार्बन 1 या 2 होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस खेत की स्थिति क्या होगी। माने उस खेत के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो ना के बराबर ही होंगे। फिर पैदावार हमें कहाँ से मिलेगी, कितनी मिलेगी? ये तो वही बात है कि ऊपर से आप कुछ भी डालते रहिए। जो एक कहावत होती है ना कि मुर्दे को घी पिलाना। अगर किसी मृत व्यक्ति के मुंह में घी और बादाम ये सारी चीज़ें डाली जाए तो वो ज़िंदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल जान ही ख़त्म हो चुकी है। यही कारण है कि हम जो हमारी मिट्टी की जो जान रूपी जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं और ऊपर से यूरिया, DAP और पोटास ये सब देते चले जा रहे हैं। तो किसान साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप जैविक कार्बन की तरफ ध्यान दें, उसको बढ़ाने पर अपना पूरा फोकस लगाएं और थोड़ा सा ध्यान और मेहनत की आवश्यकता है। कोई कुछ बहुत ज़्यादा अलग से नहीं करना, अपने आप भी बढ़ जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल ज़रूर होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें इसका नुकसान हम सब लोग देख ही रहे हैं, और जो नुकसान है अगर हम जैविक कार्बन को बढ़ा लेंगे तो जो नुकसान हमको हो रहे हैं वो उधर फायदे में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमारी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। जो आज हम कहते हैं कि ज़मीन खराब हो रही है, वो ज़मीन अच्छी हो जाएगी। पैदावार हमारी जो जितनी आज पर एकड़ या पर हेक्टेयर आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा पैदावार आपको मिलने लगेगी। अनाज के अंदर जो टेस्ट है या जो स्वाद है या जो ताकत कह देते हैं, आजकल जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारे ज़माने में अनाज के अंदर ताकत हुआ करती थी, आज जो अनाज है इस अनाज के अंदर ताकत ही नहीं है। और जैविक कार्बन घटने का ही मेन कारण एक और भी है, जैविक कार्बन जो हमारा कम हो रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान हम लोग एक दूसरी तरफ और भी झेलते हैं। ज़मीन तो हमारी खराब होती ही है, हो ही रही है, लेकिन जो फसल जब हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी फसल की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हर फसल के अंदर किसी न किसी कीट का, किसी न किसी बीमारी का आक्रमण आए दिन होता रहता है और उसके लिए हमें तरह तरह के महंगे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का प्रयोग भी करना पड़ता है। जरा सा तापमान इधर से उधर हुआ और हमारी फसल बर्बाद हुई। आलू पहले भी होता था, पाला पहले भी गिरता था, लेकिन इतना नुकसान तो नहीं होता था कि खेत खत्म हो जाते हैं। आज मैं समझता हूं कि आलू तो होता है पहले से ज़्यादा, लेकिन पाला इतना नहीं गिरता जितना पुराने समय में गिरता था। 1 दिन 2 दिन के पाले गिरने से ही हमारी फसल चौपट हो जाती है। कारण हमारी फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी है, इम्यूनिटी उसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सेम सिस्टम आप इसको देख सकते हैं एक व्यक्ति के आधार पर। जो कमज़ोर व्यक्ति होगा, जिसका इम्यून सिस्टम खराब होगा, उस पर रोगों का आक्रमण बहुत जल्दी होगा। जब जैविक कार्बन को हम सुधार लेंगे
तो सीधी सी बात है, रोगों का अटैक नहीं होगा, कीटों का अटैक नहीं होगा, बाहर से हमें दवाइयों का लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैविक कार्बन को बढ़ा लेंगे, सीधी सी बात है, हमारे माइक्रोब्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और अपना काम वो मल्टीप्लाई कर करके खुद करना शुरू कर देंगे, और सारे तत्वों को एटमॉस्फेयर से ही वो आपको पौधे को देने का काम कर देते हैं। ये माइक्रोब्स की खास बात होती ही है। जो जमीन के अंदर हमको फसल में, ज़मीन में, बीच में मैंने अभी चर्चा करी थी कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो एक औसत माना जाता है कि हमारे जो माइक्रोब्स का जो है उसको ज़रूरी तत्व जितने होते हैं हमारी फसल के लिए, हमारी ज़मीन के अंदर, उन तत्वों में से जो 90% 90% जो भाग होता है, उस भाग में हिस्सेदारी होती है जैविक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। 90% हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जैविक कार्बन। 6% में जो भागीदारी होती है उसमें आता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। बाकी बचता है 4%। 4% के अंदर अन्य सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें आपका मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया और आदि हो गए। अब आप खुद समझ सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोगों का जो ध्यान है वो नाइट्रोजन माने यूरिया, फॉस्फोरस और पोटास, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान होता है। मार्केट में जाते हैं तो माइक्रो बूस्टर्स, ग्रोथ बूस्टर्स, एंजाइम्स हमें पकड़ाए जाते हैं। किस चीज़ के नाम पर? जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, बोरोन आदि के नाम पर, जबकि इनका जो रोल है मात्र 4% है, जो आंकड़े बताते हैं। और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास का जो रोल है वो 6% है। जो टोटल 90% का जो भाग है उस चीज़ की तरफ ना हमने कभी ध्यान दिया, ना हमें किसी कंपनी ने या किसी दुकानदार ने बताया। वो रोल होता है जैविक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि हमें प्राकृतिक रूप से ही उपलब्ध होगा। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी मृदा को बचाएं, धरती माँ को बचाएं, जैविक कार्बन पर विशेष ध्यान दें। जैविक कार्बन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी भूमि सुधार कर सकते हैं और अपना लागत कम कर सकते हैं और मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर इसी वीडियो में हम जैविक कार्बन को बढ़ाने के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में हम प्राकृतिक तरीके से बहुत आसानी से किस प्रकार जैविक कार्बन पर हम काम कर सकते हैं, किस प्रकार हम जैविक कार्बन बढ़ा सकते हैं और ये सब फायदे हम उससे उठा सकते हैं, और इन जो रासायनिकों का प्रयोग हम कम कर सकते हैं अपनी ज़मीन में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें, अधिक से अधिक इसको स्प्रेड करें, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट इसी प्रकार से हम लोग ला करके देते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। विवेक शर्मा विदा चाहता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।